Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, the union budget announced a mission to eliminate sickle cell anemia by which of the following year, and correct answer is 2047. Next question was, International Intellectual Property Index is released by which of the following organization, and correct answer is US Chamber of Commerce. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first news is talking about the e-waste rule. So before understanding this entire article, we must understand what is e-waste. ई-वेस्ट की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए ई स्टैंड करता है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हमारे लिए काफ़ी इसेंशियल रही हैं, जिसका हमने यूज़ किया है और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, इनका यूज़ हमारे लिए ख़त्म हो जाता है, तो दे बिकेम दी वेस्ट, और इसे ही बोला जाता है ई वेस्ट। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हेयर कि ये जो वेस्ट होता है, ये जो गार्बेज यहाँ पे बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको हम एक नॉर्मल वेस्ट की तरह यहाँ पर ट्रीट नहीं कर सकते। रीज़न बिहाइंड, अगर आप देखेंगे, जैसे आप कंप्यूटर्स की बात कर लीजिए, आप मोबाइल्स की बात कर लीजिए, आप दूसरे गैजेट्स की बात कर लीजिए, प्रिंटर्स की बात कर लीजिए, तो दीज ऑल आर दी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। एंड अमंग दैट अगर आप देखेंगे तो सीपीयूज़ में आप पाएंगे कि देयर आर सो मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक लेड, बेरिलियम, कैडमियम एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें कुछ रेयर अर्थ मेटल्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट, जब ये रेयर अर्थ मेटल्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं और अगर हम इनका अच्छे से यूज़ करें, एक साइंटिफिक तरीके से यूज़ करें, तो हम इनको रीयूज़ भी कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो आप देखिए जो 3R का प्रिंसिपल है, 3R विच स्टैंड्स फॉर रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिफर्बिश, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरी इकोनॉमी है आज की डेट में, अगर हम बात करें, जो सर्कुलर इकोनॉमी है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है कि वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनीथिंग, रादर व्हाट वी शुड डू, हमें रिसाइकलिंग, रिफर्बिश पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी बना सकते हैं, और जो एनवायरनमेंट को यहाँ पर नुकसान हो रहा है किसी भी तरीके से, उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। अब देखिए, इस इतने सबको फॉलो करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3R प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, सो वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट दिस एंटायर ई वेस्ट मैकेनिज्म। क्योंकि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए, and which is very very alarming, and it is something that we should work upon. तो देख लेते हैं, अगर हम ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल की बात करें तो जो पहला सेट है ई वेस्ट रूल का, उसको नोटिफाई किया गया था 2011 में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये फोर्स में आया था, इफेक्ट में आया था हमारे पास 2012 में। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था 2011 के रूल का, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस ईपीआर, देखिए याद रखिए, जो इस तरीके की पॉलिसी होती हैं जिन्हें लेकर आया जाता है किसी भी एक्ट के थ्रू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक बार यूपीएससी इनफैक्ट यही सवाल पूछ चुका है, व्हाट इज़ ईपीआर। सो यू शुड रिमेंबर, ई वेस्ट से रिलेटेड है एंड इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड producer responsibility. So do not forget this particular important thing. So let's understand what is this EPR system is. For example, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, this is the producer, this is the consumer. Now what happened, जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो यहाँ पर बनाने वाला व्यक्ति कौन है, प्रोड्यूसर। आपने इससे ये सामान खरीदा, बीइंग कस्टमर आप इसका क्या करेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं रह गई है, एंड दिस विल बिकेम द एंड लाइफ, ठीक है, ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एंड लाइफ। नाउ व्हाट हैपेंड हियर, जब इसका यहाँ पर लाइफ यहाँ पर एंड हो रहा है,
then what we should do, now this particular product became the e-waste. So अब इसका यहाँ पर proper management होना ज़रूरी है. For that what need to be done कि इसको properly क्या किया जाए, collect किया जाए. इसे properly collect करने के बाद जो भी इसके important एलिमेंट्स हैं उनको साइंटिफिकली वे में कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. और ये पूरी ड्यूटी किसकी है जी, ये पूरी ड्यूटी है प्रोड्यूसर की, और इसीलिए इसका नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ प्रोड्यूसर दैट आफ्टर सेलिंग इट टू कस्टमर व्हेन द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर product ends, they have to collect it and they have to send it to the इसको पूरे तरीके से कलेक्ट करेंगे और साइंटिफिक वे में इसको डिस्पोज करेंगे. सो आई होप दिस EPR सिस्टम इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ व्हाट हैपेंड, इसको इंक्लूड किया गया था हमारे 2011 की पॉलिसी में, लेकिन ई वेस्ट रूल जो है वो हमें 2016 में फिर चेंज होते हुए दिखे, और उसके बाद हमें 2018 में एक बार और इसमें अमेंडमेंट देखने को मिला. नाउ व्हाट हैपेंड हियर कि यहाँ पर दो चीज़ों को इंक्लूड किया गया, ऑथराइजेशन, दैट मीन्स रिफर्बिशर्स का ऑथराइजेशन यहाँ पर लाया गया, और प्रोडक्ट की स्टुअर्डशिप भी यहाँ पर लेकर आई गई. इसके अलावा यहाँ पर दो और कैटेगरी को इंक्लूड किया गया, विच इज़ दी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को भी इस रूल के अंदर लेकर आया गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल ऑफ 2022. नाउ व्हाट हैपेंड इन 2022, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स की बात की गई. यहाँ बात की जा रही है जो फर्स्ट मेन चैप्टर है ई वेस्ट का, दैट इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ EPR. ठीक है, framework that foremost requirement being the registration of the stakeholder, चाहे manufacturer की बात करें, producers की बात करें. Now what they included, refurbisher and recycler also come in this particular stakeholdership. दूसरी यहाँ पर बात की गई कि जितनी जल्दी यहाँ पर रूल्स को प्लेस किया जाएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सीक द ऑथराइजेशन बाय द स्टेक होल्डर, बट अ वीक मॉनिटरिंग सिस्टम एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी is what is happening here, is resulted in inadequacy in compliances, and because of that most of the refurbishers or the repair shop operating in Delhi are not authorized under the Central Pollution Control Board of India, and this is why they are facing a lot of issues. Now what next should be done, यहाँ पर बात की जा रही है digitalized system approach की. ठीक है, डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच क्या हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मल रिसाइकल अंडरटेक किया ऐसी एक्टिविटी को ओनली अप टू प्रोसेसिंग और सेग्रीगेशन स्टेज, एंड देयर आफ्टर चैनलाइजिंग ई वेस्ट टू द इनफॉर्मल सेक्टर विच इज़ प्योर वायलेशन ऑफ द लॉ ऑल्सो. सो एक डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इन दी 2022, जो कि ऐसे आने वाली शॉर्ट कमिंग प्रॉब्लम्स को अब हैंडल कर सकेगा. ठीक है, इसी के लिए ई वेस्ट वैल्यू चेन बनाया गया, जिसके लिए एक डिजिटल पोर्टल भी इंश्योर करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिलेगी हमें. ठीक है, जिसकी वजह से जो 100% कलेक्शन है, क्या कलेक्ट किया जा रहा है, क्या वेस्ट किया जा रहा है, इसका वेट क्या है, एंड व्हाट कुड बी डन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं. अब देखिए, इस पूरी सिस्टम की अगर हम दो शॉर्ट कमिंग्स को समझने की बात करें तो हमें दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट कमिंग्स यहाँ हमें दिखाई देती हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसे दो इम्पॉर्टेंट स्टेज हैं कि हम ई वेस्ट मैनेजमेंट या रिसाइकलिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट हमें देखने मिल जाएगा, दैट इज़ कंपोनेंट रिकवरी. कंपोनेंट रिकवरी की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप देखिए, बात की जा रही है एडुकेट एंड एफिशिएंट रिकवरी ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द वर्जिन सोर्स. सो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द आर्टिकल ही आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी अपने साथ लेकर चलती हैं. सो व्हाट वी शुड डू, रादर देन गोइंग ऑन टू द वर्जिन सोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेयर अर्थ मेटल, हम यहाँ से उनको निकाल सकते हैं. दूसरी बात की जा रही है रेसिडुअल डिस्पोजल की. ठीक है, रेसिडुअल डिस्पोजल यहाँ पे क्यों काम आ जाता है, देखिए बात करें अगर तो एक सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी रेसिड्यू बच गया है ड्यूरिंग द ई वेस्ट रिसाइकलिंग, नाउ व्हाट शुड बी डन कि इसका किस तरीके से डिस्पोजल किया जा सके, ये यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. ठीक है, अब यहाँ पर एक और मुद्दा हमें देखने के लिए मिल जाता है इनफॉर्मल सेक्टर का. देखिए, जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द ई वेस्ट हैंडलिंग,
इसको कोई लीगैलिटी यहाँ पर नहीं दी जा रही है, कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया जा रहा है अंडर द न्यू लॉ। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा 95% जो ई वेस्ट है इंडिया का वो इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू ही चैनलाइज होकर जाता है। एंड इन दैट केस इन्हें कोई लीगलिटी नहीं देना, कोई आप कोई अथॉरिटी यहाँ पर नहीं देना, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग दे ऑल्सो होल्ड इमेंस पोटेंशियल टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। जो लास्ट स्टेज अगर हम रिसाइकलिंग की बात करें इज व्हाट पोजेज अ मेजर कंसर्न वेयर ई वेस्ट इज हैंडेड ओवर टू द इनफॉर्मल रिसाइकलर। सो दिस नीड टू बी डन कि जो रेस्ट ऑफ द स्टेज हैं, जैसे कलेक्शन की बात कर लें, सेग्रीगेशन ऑफ ई वेस्ट की बात कर लें, क्लस्टर अक्यूमुलेशन की बात कर लें, सो अकॉर्डिंग टू देयर टाइप दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी हजार्डस पार्टिकल्स and should in fact be strategically be utilized for better collection of the e-waste. लास्ट जो हमें एक और यहाँ पर देखने के लिए मिलती है प्रॉब्लम, दैट इज़ दी लैक ऑफ नॉलेज टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप देखेंगे जो कलेक्शन सेंटर्स तक पहुँच ही नहीं पाते। कारण क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि हम इसको किसी भी तरीके से पहुँचा सकते हैं और किस वे में हम इसे पहुँचा सकते हैं। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने अपना कोई कलेक्शन सेंटर यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है, और अगर कलेक्शन सेंटर बनाया भी है तो वो अपना हेड ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर डाला हुआ है। नाउ इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द कंज्यूमर इफ दे आर सपोज दे आर रिसाइडिंग इन द मध्य प्रदेश और समवेयर, नाउ द हेड ऑफिस इन द चंडीगढ़ etc. Now what will happen? Should the customer go from all the way from Madhya Pradesh to Chandigarh to submit that e-waste? No, that won't be possible. इसी तरीके से जो हमारी फॉर्मल कंपनीज की बात करें जो कि हालांकि लो हैं नंबर में एंड क्लस्टर्ड इन द मेट्रोपोलिस ऑल्सो फेल टू प्रोवाइड डोर स्टेप कलेक्शन टू द कंज्यूमर्स। जहाँ पर सबसे ज़्यादा ई वेस्ट निकलता है वहाँ पर भी डोर स्टेप कलेक्शन की बात नहीं की जा रही है। सो इन दिस न्यू पॉलिसी वी हैव टू रिड्रेस ऑल दीज इश्यूज एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात की जा रही है अर्थ की एक नई लेयर यहाँ पर डिस्कवर हुई है। देखिए ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी सेस्मोलॉजिस्ट ने अर्थ की एक नई सॉलिड लेयर को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। बात की जा रही है ये जो लेयर है ये सॉलिड मेटेलिक बॉल है दैट इज़ डीप इनसाइड इनर कोर ऑफ द अर्थ विच इज़ डब्ड एज द इनर मोस्ट इनर कोर। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए, दिस इज़ द कोर एंड दिस इज़ द इनर मोस्ट इनर कोर यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बात की जा रही है कि जब हम इनर कोर की बात करते हैं तो ये तो सॉलिड है, लेकिन ये भी हमें सॉलिड स्टेट में देखने के लिए मिलता है। कारण क्यों? आपको पता है हाई प्रेशर की वजह से अंदर अर्थ के अंदर टेम्परेचर तो ज़्यादा है, ये नॉर्मल फिनोमिना है कि येस द टेम्परेचर इज़ हायर, but yes along with the temperature the pressure is also higher, and because of that this particular thing deep within the earth has stopped iron allow from melting, और इसकी वजह से ये हमें जमा हुआ यहाँ पर दिखता है। ठीक है, सो ये जो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है अगर हम बात करें विद इन द अर्थ कोर्स इनर मोस्ट रीजन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें तो एक हाइपोथेसिस है जो आज से 20 साल पहले दी गई थी जिसने आइडेंटिफाई किया जो भी डेटाज हमें सेस्मिक वेव्स के थ्रू यहाँ पर जनरेट हुए थे बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, कि अर्थ के पास कितनी लेयर हैं? 4 लेयर्स ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर हैड बीन आइडेंटिफाइड लाइक क्रस्ट। क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये टॉप मोस्ट लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की विच मेक्स अ 1%। ठीक है, लेट मी ऑल्सो ड्रॉ इट हेयर so that it will be easy for you to understand, जिसमें 1% हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ देखने मिलता है। अब हमें इसके दो पार्ट देखने मिलते हैं, क्या क्या? एक तो जो पतला सा क्रस्ट होता है द थिनर ओशनिक क्रस्ट एंड द थिकर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ऑल राइट, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, ये आ गया। आपको पता है जब हम इसकी बात करते हैं तो 5 किलोमीटर तक की थिकनेस हमें देखने मिलती है और इसकी बात करेंगे तो 35 किलोमीटर की। देन दे सेड देयर इज़ अ मेंटल जो कि सॉलिड प्लास्टिक लेयर है अर्थ की विच मेक्स अप टू 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, एंड अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, वेयर एज अपर मोस्ट मेंटल एंड द क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट लिथोस्फीयर। तो चलिए हमारे पास 2 लेयर आ गई। ठीक है,
इसके बाद हमें एक और लेयर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ कम्स द कोर। जब हम आउटर कोर की बात करते हैं तो बोला जाता है लिक्विड पोर्शन ऑफ द कोर कंपोज्ड ऑफ 80% आयरन अलोन with nickel and some other lighter elements, whereas when we talk about the inner core, the solid portion of the core composed of the निकल विथ प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स लाइक गोल्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, प्लेटिनम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पैलेडियम, सिल्वर, टंगस्टन जैसी चीज़ें हमें अंदर देखने मिल जाएंगी। अब सिग्निफिकेंस क्या हुआ, आप बोल रहे हैं ठीक है ये लेयर है, ऑल राइट, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, दिस इज़ द सेकेंड लेयर जो दो पार्ट्स में बटी है, दिस इज़ द नेक्स्ट लेयर जो कि दो पार्ट में बची है। अब ये बोल रहे हैं नहीं, इस कोर के अंदर भी एक और इनर मोस्ट कोर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी अभी तक पास्ट इवेंट रहे हैं कि भाई अर्थ कैसे बनी होगी, मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर अगो क्या सिचुएशन रही होगी, पहले तो हमें इसकी जानकारी मिलेगी। दूसरी हमें ये जानकारी मिलेगी, एक नया तरीका पता चल गया, एक नया वे पता चल गया है कि नो, अर्थ के इनर कोर के अंदर भी देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी आर स्टिल नॉट अवेयर विद। ऑल्सो इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पर जो आयरन की बॉल जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसी की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डिटरमाइन होता है। ऑल राइट, सो दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन से, और यहाँ पर बात की जा रही है स्टार्ट ट्रीटी की। नाउ व्हाई दिस आर्टिकल इज इन द न्यूज़, देखिए अभी रशिया ने रिसेंटली यूनिलैटरली डिसाइड किया है, अनाउंस कर दिया है कि जो लास्ट स्टैंडिंग ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिसकी यहाँ पर बात कर रही है, वो इसको यूएस के साथ ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ये एक लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी बिटवीन दीज टू कंट्री एंड नाउ दे आर डिस्पोजिंग इट। कारण रशिया और यूक्रेन के बीच में चलने वाला वॉर और यहाँ पर यूएस का इन्वॉल्वमेंट इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि आखिर ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या। चलिए, तो स्टार्ट का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहले तो प्री के लिए क्या है, इट इज़ द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, ये एक लास्ट रिमेनिंग आर्म रिडक्शन पैक्ट था बिटवीन द फॉर्मर कोल्ड वॉर राइवल्स and the caps of 150 the number of nuclear warhead that can be deployed by Russia and United States of America। ये शुरुआत की गई थी इसकी, आपको देखने मिलेगा 5 फरवरी 2011 को। ठीक है, और ये कंटिन्यू है सिंस दैट टाइम। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जो इसकी ड्यूरेशन सेट की गई थी इस समय, दैट वाज फॉर द 10 ईयर, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 2021 के बाद इसे एक्सटेंड कर दिया गया, तो फॉर द 5 मोर ईयर्स टिल 2026। अब हमें ये जानना ज़रूरी है, जब हम बात करेंगे इस पूरी ट्रीटीज़ के बारे में, तो इसके अंदर और कौन सी ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर साइन की गई थी। तो सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगी सॉल्ट, विच इज़ ऑल्सो दी स्ट्रेटेजिक्स आर्म लिमिटेशन टॉक्स 1। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट, बोथ साइड प्लेजेड नॉट टू कंस्ट्रक्ट न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिसाइल। ध्यान से समझिए, ठीक है, silos, not to increase the size of existing ICBM, which is the intercontinental ballistic missiles, and kept the number of submarine launches ballistic missiles। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो साइन किया गया दैट इज द स्टार्ट 1, जिसको आप बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1। 1991 में इसको साइन किया गया और एग्रीमेंट किया गया ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ excess delivery vehicle, which was verified using an intrusive verification regime that involved on-site inspection, the regular exchange of information, whether we are talking about telemetry, and the use of national tele mechanism like satellites etc। इसके बाद हमें दूसरी ट्रीटी देखने मिली, दैट इज द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2। ठीक है, 1993 में इसको साइन किया गया एंड इट कॉल्ड फॉर द रिड्यूसिंग डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक आर्सेनल टू 3000 to 3500 वॉरहेड एंड बैन द डिप्लॉयमेंट ऑफ डिस्टेबलाइजिंग मल्टी वॉरहेड लैंड बेस्ड मिसाइल। लास्ट में
सबसे लास्ट में जो 2010 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, दैट इज़ दी स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, अब स्टार्ट ट्रीटी ने यहाँ पर क्या बोल दिया, 2010 में साइन होने पर एक लीगली बाइंडिंग है ये वेरीफेबल एग्रीमेंट है दैट लिमिट्स ईच साइड टू 1550 strategic nuclear warhead deployed on 700 strategic delivery system and limits the deployed and non-deployed launchers to the 800 only। और यहीं पे प्रॉब्लम देखने मिलेगी जब रशिया और यूक्रेन की वॉर होगी। ठीक है, सो अब रशिया ने इस ट्रीटी इसको क्यों कर दिया ख़त्म, क्योंकि रशिया को डिफ़िकल्ट हो रहा है टू कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑन अमेरिकन सॉइल ड्यू टू वेस्टर्न सेक्शन, लाइक एयर स्पेस में रशिया को बैन कर दिया गया है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ पा रहे हैं रशिया के पास, जो ऑन गोइंग इशू चल रहा है। साथ ही एक जो कोरोना वायरस में जो स्पाइक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, उसकी वजह से भी रशिया यहाँ पर जो अपनी इंस्पेक्शन है अमेरिकन सॉइल्स में वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू रशिया। एज अ रिजल्ट व्हाट रशिया डिड, दे डिसाइडेड टू कॉल दिस ऑफ। अब देखिए इस ट्रीटी में एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहाँ पर इसमें जो एग्रीमेंट साइन किया गया वो क्या बोल रहा है, रशिया और यूएस हैं वो अपने डेटा को एक्सचेंज करेंगे ट्वाइस अ ईयर ऑन बैलिस्टिक मिसाइल अंडर द ट्रीटी परव्यू। ठीक है, दूसरी बात की जा रही थी कि इसमें एक और मैंडेट किया गया कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को हर 5 दिन में एक नोटिफिकेशन भेजेंगे अगर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस इनमें देखने को लिए मिलता है, कोई भी अपडेट अगर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, लाइक स्टॉक पाइल होना मूविंग मिसाइल्स के बारे में, कोई नया बेस अगर बनाया जा रहा है, कोई नया डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बनाया जा रहा है, कोई नया वॉर हेड या कोई सिस्टम यहाँ पर देखने मिल रहा है, तो क्या होगा, दे हैव टू सेंड द नोटिफिकेशन विद इन 5 days। Also, the treaty gives Washington and Moscow 7 years to reduce their stockpiles, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन 2008 के बाद अगर हम बात करें तो आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे ही लास्ट 3 सालों में कोविड पैंडमिक का आना, रशिया यूक्रेन इन्वेजन हो जाना, और जिसकी वजह से जो वर्ल्ड अफेयर में दोनों के बीच में यहाँ पर सामंजस्य स्थापित किए गए थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जो मिस्टर पुतिन है अगर हम बात करें तो ये क्लियर कट यहाँ पर एक स्टेटमेंट अपना देते हैं कि वेस्ट ट्राई कर रहा है कि रशिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ नाटो। ठीक है, इन्होंने बोला कि नाटो एंड द यूएस वांटेड टू इन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑन रशिया एंड दे आर ट्राइंग टू गेट टू आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज एट द सेम टाइम। याद करिए, ड्रोन्स की हेल्प से यूक्रेन में बने हुए रशिया जो क्लेम करता है कि रशिया के ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, दो दे आर फॉर द रशिया, रशिया के ही वो बनाए हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने ड्रोन्स की सहायता से उस पर निगरानी रखने की कोशिश करी, निगरानी की गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर मिस्टर पुतिन आर्ग्यू करे कि नो दिस शुड नॉट बी डन। Mr. Putin also said one thing here, that while the US had pushed for the resumption or inspection of Russia nuclear facilities under the treaty, NATO allies were helping Ukraine. This is the problem. कि भाई ये ड्रोन्स को पहुंचाने में, रशिया के ऊपर एयरबेस के थ्रू अटैक करने में ये जो नाटो कंट्रीज़ हैं ये इसकी हेल्प कर रही थी, विद विच रशिया अमेरिका वॉज अवेयर ऑफ एंड अमेरिका डिड नथिंग। सो दिसंबर में क्या होगा, रशिया मिलिट्री जो है दिस सेड दैट इट शॉट डाउन द ड्रोन्स दैट स्टक्स टू बॉम्बर बेस डीप इनसाइड द कंट्री, एंड सिंस देन द सिचुएशन स्टार्टेड वार्मिंग अप। हालांकि देखिए रशिया यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो विड्रॉ नहीं कर रहा, वो सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, विच मीन्स कि अभी आपको किसी भी तरीके का क्या नहीं देखने मिल रहा है, विच इज़ अ टर्म नॉट डिफाइंड इन द ऑफिशियल पैक्ट। सो दिस इज़ समथिंग कि हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि क्या यहाँ पर एक नई आर्म रेस शुरू होने वाली है या कोई आर्म रेस ख़त्म होने वाली है। हालांकि अगर हम बात करें तो ये जो मूव है ये अभी इमीडिएटली किसी भी तरीके से आर्म रेस को ट्रिगर नहीं करने वाला बिटवीन द टू पावर्स, एंड दिस कुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ रशियाज पॉलिटिकल मैसेज कि वो वेस्ट को एक मैसेज देना चाह रहा है। सो दिस माइट बी पॉसिबल। हाउएवर अगर ऑब्जर्वर्स का ये बोलना है यहाँ पर, द मूव नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द फ्रेजाइल calculus of nuclear arm control between these two largest nuclear power, but it could also give an opportunity to other nuclear armed countries like China, like Pakistan, Iran, Israel and India among the others to increase their arsenal, and which will be
somehow that will be good and somehow that will not be good. Okay, so I hope this article is clear to you. आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउस अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है ऑर्गन ऑन अ चिप, अ टेक विच मिमिक्स डिसीज सिस्टम इन लेबोरेटरी कंडीशंस. सो दिस पेपर इज इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3. और ये ऑर्गन ऑन चिप जो है, ये आपको प्री में भी इससे कोई ना कोई सवाल देखने के लिए मिल सकता है. सो यू शुड नॉट लाइक ओवर साइटेड कि ठीक है नहीं पढ़ते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा. चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ऑर्गन चिप होती क्या है. ऑर्गन चिप की बात करें तो ये एक स्मॉल डिवाइस होती है जो कंटेन करती है ह्यूमन सेल्स को, जिनका यूज़ किया जाता है टू मिमिक द एनवायरनमेंट बेसिकली इन ह्यूमन ऑर्गन, जैसे ब्लड फ्लो की जानकारी, ब्रीदिंग मूवमेंट्स की जानकारी, सिंथेटिक एनवायरनमेंट में कोई भी ह्यूमन कैसे वर्क करेगा, और साथ ही इसका यूज़ किया जा सकता है इन विच टू टेस्ट न्यू ड्रग्स. नाउ व्हाट हैपन, ये जो सिंथेटिकली बनाए हुए ड्रग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो आज की डेट में हो रहा है वो हो रहा है ड्रग्स के टेस्ट करने के लिए. नाउ जस्ट इमेजिन आपको एक पूरा ह्यूमन बॉडी नहीं चाहिए रिसर्च के लिए, रादर वन सेल कैन डू दिस इंटायर वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द ह्यूमन रेस. सो लास्ट ईयर ही अगर हम देखें, यूएस गवर्नमेंट ने पास किया था द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0. ये मूव करता है और एक्सपेक्ट करता है टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन चिप. ठीक है, चलिए ड्रग टेस्टिंग प्रोसेस जो यहाँ पर की जा रही है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो ये काम कैसे करने वाला है इसको समझना बहुत आवश्यक है. देखिए क्या होगा, सपोज एक कंडीशन पता चल गई, एक आपको सिचुएशन पता चल गई, ओके दिस इज द प्रॉब्लम, दिस नीड टू बी एड्रेस. सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनको यूज़ किया जा सकता है टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर कंडीशन. ओके ठीक है, अब इस कंडीशन को इन केमिकल्स को मॉडिफाई करके एक मॉडल तैयार किया जा सकता है, एक टेक्निक तैयार की जा सकती है, शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है कि भाई क्या टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किए जाने हैं, एंड विद हेल्प ऑफ दैट एक सेल को आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेटिक वे में किसी प्लास्टिक की डिश में या लैब में यहाँ पे इसको ग्रो करवाया जाएगा. अब जब ये यहाँ पर ग्रो होगा, सो व्हाट विल हैपन, जैसे ये ग्रो होगा या शायद किसी एनिमल में या इस पर्टिकुलर सेल को जो मिमिक कर सकता है उस पर्टिकुलर डिसीज़ को इन सर्टेन कंडीशन, ये उसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा. अब क्या होगा, ये जो स्टेज होगी, ये जो टेस्टिंग की स्टेज होगी, इसे बोला जाएगा प्री क्लिनिकल ट्रायल, जो आप जिससे अवेयर होंगे. साइंटिस्ट यहाँ डिटरमाइन करेंगे कि क्या ये ड्रग टॉक्सिक है या नहीं, क्या इसका बहुत इफेक्टिव रोल हमें देखने मिल सकता है इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन और नॉट. सो एनिमल्स में भी इसको लाया जा सकता है, एनिमल्स में भी ये सेल यहाँ पे ग्रो करवाया जा सकता है. जैसे आप बात करें माइसेस, रेट्स, हैमस्टर्स, पिग्स एंड गिनी पिग्स, डिपेंड करेगा कि कौन सा ड्रग है, किसको यहाँ पर टेस्ट करना है. लेकिन एनिमल के साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें क्या देखने के लिए मिल जाती है, एनिमल टेस्टिंग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, fewer than 10% of new drugs completely preclinical study and fewer than 50% of these eventually successfully complete the clinical trial. Some researchers also blame that the use of animal models in the preclinical study for this enormous failures the rate resulted into, जो current situation की हम बात करें, animal can mimic some human disease well but not the others. Some animals can do, some cannot do, so we cannot rely on this particular thing. So इस केस में बोला जा सकता है they cannot बोला नहीं जा सकता, प्रॉमिस नहीं किया जा सकता कि भाई अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल का यूज़ करके डिसाइड कर लिया जाए कि येस दिस प्रॉब्लम विल गो विद द हेल्प ऑफ एनिमल, क्या एक्चुअली ह्यूमन पर ये अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं, यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है. चलिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ समझ लेते हैं कि डोनाल्ड इनबर्ग, ठीक है, एक प्रोफेसर हैं बायो इंजीनियरिंग के और डायरेक्टर हैं वेस इंस्टीट्यूट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
and his colleague developed the first human organ on chip model in 2010. और इसी को बोला जाता है द लंग्स ऑन अ चिप दैट मिमिक्ड बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द लंग एंड इट्स ब्रीदिंग मोशंस। बहुत सारे डिफरेंट चिप्स हैं, बोन मैरो के लिए भी एक डिसाइड किया गया है, एपिथेलियल बैरियर्स के लिए बनाया गया है, गट, किडनी, वजाइना, सबके लिए इस तरीके की चिप आज की डेट में डेवलप की जा रही हैं। व्हाट दे कैन डू, दे कैन मिमिक द ऑर्गन फंक्शंस मोर एक्यूरेटली विद द हायर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सो दिस विल बी द न्यू चेंज। व्हाट विल हैपन कि एक नए तरीके से एनिमल टेस्टिंग के बाद जो हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी, विद द हेल्प ऑफ दिस इनोवेशन दैट विल टोटली गो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ पर बात की जा रही है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने बोला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से टू रिमूव डाउन टू टेक डाउन द वीडियोज़ ऑफ मेघालयाज डेप्यूटी सीएम। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट निकल कर आएगा, दैट इज़ द पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। चलिए इसको समझ लेते हैं, प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 3 to 4 से लेके आर्टिकल 3 to 9 की जब हम बात करते हैं तो ये वही आर्टिकल हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पार्ट 15 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोवाइड करते हैं कंट्री के इलेक्टोरल सिस्टम को। They constitute and confers upon the parliament the power to enact laws for all the matters connected with election to the parliament and the state legislature. The government introduced the first RPA, which is Representation of People Act in 1950 to regulate election in the country. ये एक्ट प्रोवाइड करता है सम सॉर्ट ऑफ प्रोविजंस लाइक सीट एलोकेशन करना लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन, वोटर्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर बोथ लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन, और यहीं से आपको डिलिमिटेशन कमीशन भी आता हुआ दिखेगा। वहीं ये एक्सटेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड बी डिटरमाइंड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, दिस ऑल्सो मैंशन दिस। वहीं यहाँ पर बात की जा रही है जो इलेक्टोरल रोल होगा उसकी तैयारी करना, उसको भी ये बताएंगे। और साथ में ये बोलते हैं अ पर्सन कैन नॉट बी एनरोल्ड फॉर ओवर वन कॉन्स्टिट्यूसी, he or she can be disqualified and barred from voting if found to be one unsound mind or is not an Indian citizen। वहीं अगर हम आरपी एक्ट 1951 की बात करें तो ये एक्ट प्रोविजन करता था फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। साथ ही ये बात करता था करप्शन और जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इलेक्शन में जो ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें बैन करने के बारे में, उन पर प्रोविज़न बनाने के बारे में। साथ ही जो भी डिस्प्यूट हमें देखने मिलेंगे रिलेटेड विद द इलेक्शन, उनको रिड्रेसल मैनेजमेंट करने के लिए, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज ऑल्सो डिस्कस्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज अग्नि डिजर्ट फ्लैग 7। It is an annual international multilateral air exercise with participation from UAE, India, France, Kuwait, Australia, UK, Bahrain, Morocco, Spain, Republic of Korea and USA. Next is the Siang Unyang Festival. It is an important festival of आदि community। प्री में आपको सीधे क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, ठीक है, सो बी फोकस्ड। ये सेलिब्रेट किया जाता है एट बोलेंग, अरुणाचल प्रदेश, और इसका जो सेलिब्रेशन है ये मार्क करता है बिगनिंग ऑफ द आदि कम्युनिटीज़ न्यू ईयर, जो कि इंडिकेट करता है कि अब स्प्रिंग का आना शुरू हो गया है एंड टू स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड अमंग कम्युनिटी। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदि कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में आपको ये लोअर पार्ट ऑफ दिबांग वैली में देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली अगर हम बात करें तो रोइंग और दाम्बुक एरियाज़ में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स विच इज़ द IBMX to track performance of bond issued by municipal corporation. This index will have 28 municipal bonds which were issued by 10 issuers. Bond in the index have credit rating of AA category.
Next is Attakul Ponkala. This is a 10-day long festival celebrated annually at Attakul Bhagwati temple in Trivandrum, Kerala. This festival is dedicated to Attakul Bhagwati, also known as goddess Kanaki or Bhadrakali. It is celebrated every year and falls in the month of February or March, Pongal, which means to boil over. It's ritual in which women prepare sweet payasam, a pudding made from the rice, jaggery, coconut and plantain cooked together. देखिए यूपीएससी ऐसे ही शब्द चुनता है आपके लिए, ठीक है, पयासम, and these offers it to goddess Bhagwati. ठीक है, सो अट्टाकुल पोंकला इज रिलेटेड विद दी एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, भगवती टेम्पल्स इन त्रिवेंद्रम. And last in cool today's, a recent study conducted in Tiruvananthapuram, Kerala suggests bisphenol can be indirectly aid in spread of vector-borne diseases in human and animals. BPA एक ऐसा chemical है that is mainly used in combination with other chemicals to manufacture plastic and resins. So it's time for quiz and पहला question आपके सामने है. The National Health Authority's Scan and Share service was launched as the part of which of the following scheme? Next question is consider the following statement regarding Himalayan griffon. ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है. करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द राइट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.